करोड़ों वोटर्स को एक जुम्बिश कदम के साथ ये इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके वोट का हक से महरूम कर सकता है। वोट एक बुनियादी हक है, ये नहीं हो सकता। ये आपने पार्टी को ही खत्म कर दिया, सांस दबा दिया। ये हरगिज नहीं हो सकता। बहुत बड़ा डाका होगा, क्योंकि आप महरूम कर रहे हैं करोड़ों वोटर्स को उस हक से जो वोटिंग का हक है, वो इस्तेमाली सिंबल के जरिए हो सकता है। मैं समझता हूं कि ये डिसीजन उजलत में दी गई है। बॉयकॉट की तरफ हम किसी सूरत नहीं जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा करेंगे। हम तो कह रहे हमारे कैंडिडेट होंगे, अगर नहीं भी तो अंडर 19 लड़ाएंगे, बराबर से लड़ाएंगे, जगह आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। ये वो अंडर 19 से भी घबराए हुए हैं और इंशाल्लाह इनकी शिकस्त होगी 8 तारीख को, देखते जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्क में इंतखाबी मैच खेलने के लिए तमाम सियासी जमातें अपने प्लेयर सेलेक्ट कर रही हैं, लेकिन पीटीआई वाहिद जमात है जिसे ये मालूम नहीं कि वो मैच खेल पाएगी या नहीं। ये भी वाज़ेह नहीं कि पीटीआई के पास इंतखाबी निशान होगा भी या नहीं। आज पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर करके हुक्म इम्तना वापस ले लिया और इस तरह पीटीआई से बल्ला एक बार फिर छिन गया। इस फैसले पर रद्द-ए-अमल दिया पीटीआई के चेयरमैन गौहर खान ने यह कहा कि फैसला इलेक्शन कमीशन के जानिबदार होने की सबसे बड़ी निशानी है। पीटीआई से बल्ला वापस लेना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप हमसे हमारी जीत नहीं ले सकते। आपने करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद रखी। उन्होंने ये सवाल किया कि 80% सपोर्ट वाली पार्टी बाहर और 20% वाली पार्लियामेंट में हो तो क्या तरक्की होगी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन और बानी पीटीआई ने बानी पीटीआई और साबिक वफाकी वजीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी, जिन पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्मायत कर दी है, जिससे बानी पीटीआई के इंतखाबात लड़ने के चांसेस में मजीद कमी आ गई। तो ऐसे हालात में जब पीटीआई का इंतखाबी निशान और कप्तान दोनों आउट हैं तो क्या उसके लिए इलेक्शन लड़ना और जीतना मुमकिन होगा, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए हमारा पहला सवाल ये होगा कि बल्ला फिर आउट हो गया, पीटीआई इंतखाबी मैच में इन रहेगी या नहीं। पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और नवीद हुसैन साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि एक बार फिर जो बल्ले का निशान से ले लिया गया, तो आपके ख्याल में अब ये जो इंतखाबी मैच है इसमें क्या सूरत हाल होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? एतजाज़ अहसन साहब कह रहे हैं ये तो एक तरह से पार्टी सिंबल लेने का मतलब है पार्टी को ख़त्म कर देना, और ये अवाम के हक पर डाका है कि आपने सिंबल ले लिया। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई सिंबल इस कदर असरअंदाज होता है, हो सकता है कि वो पार्टी ये कंसीडर हो कि अब पार्टी ख़त्म हो गई है? हाँ जी, दुआ हमारे प्रोग्राम में के फॉर्मेट में नहीं है ना, वरना मैं ये जाहिर करता ख्वाहिश के नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में भी एतजाज़ अहसन साहब की ही और इस तरह के सीनियर वकला की, जिस दिन नवाज शरीफ की पार्टी सदारत ली गई थी, वो तकरीरें भी साथ चला दें कि उस वक्त ये क्या कह रहे थे जब साकिब निसार साहब ने सहूलतकारी की थी। उस वक्त भी करोड़ों वोटों के जो पार्टी थी, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन था, उसे चारों सूबाई असम्बलियों के वोट करने थे और उनको सारों को आज़ाद करा दिया था कि जी आप शेर का निशान नहीं ले सकते। और जो आपने बात कही, उस वक्त नवाज शरीफ को जेल में ही रखा गया था। फिर आप इसे कहेंगे कि जी 2 गलतियां मिलके एक दुरुस्त नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान है ना, यहाँ पे हमें ये बात करनी पड़ती है कि यहाँ दायरे का सफ़र है, तो फिर ये चीज़ें चल रही होती हैं कि जिनसे आपकी नाराज़गी, आप उनका नाम नहीं लेते, ले के मुस्लिम लीग नून को रगड़ देते हैं, किसी और को कर देते हैं। भाई आप लें एस्टेब्लिशमेंट का नाम। आपने 9 मई को यही कहा था कि मुझे जब कमांडोज पकड़ेंगे तो मेरे लोग कैंटोनमेंट्स में जाएंगे। तो बीएलए और टीएलपी क्या काम करती है? वो भी यही कुछ कर रही थी। आपने अपने लोगों की ऐसी तरबियत क्यों की? आपको मैदान सियासत में रहना है तो सियासी काम कीजिए। आप लड़ाई को उस हद तक न ले जाएं कि फिर आपकी भी वापसी ना हो, आपके लोगों को रास्ता भी ना मिल रहा हो। तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है कि आप बैक वक्त तड़ी भी लगाएं और एक ग्रुप भेज दें खामोशी के साथ के जी बस चुप करके बात कर लो, अगर हो जाती है तो ठीक है। तो वो एस्टेब्लिशमेंट रोटी को चोची नहीं कहती, उन्हें पता है कि आप किसके साथ क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो ये चीजें नहीं चलती। जब आपको यकीन है कि अंडर 19 भी आपके जीत जाएंगे तो आप लड़िए इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन तो लड़ना है और आपको अपने वोटर को 8 फरवरी को लेके जाना है। सियासत और वकालत दोनों की कामयाबी यह है कि अपनी पार्टी को बचाएं, बल्ले के निशान को बचाएं, जो कि बच सकता है, 11 जनवरी को भी बच सकता है और कल भी बच सकता है, क्योंकि बैरिस्टर गौर ने कहा है हम कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और डिवीजन बेंच लग रहा है पेशावर हाई कोर्ट में। अब ये जजेस के फैसले हैं ना, हम उनको क्या कहें, क्योंकि वो खुद कह देते हैं कि हम शौरी फैसले करें या लाशौरी करें, हम दुरुस्त फैसले करते हैं। कल भी चीफ जस्टिस के सामने
जब पेश हो रहा था ये सारी उम्र की नाअहली का, तो उमर अता बंदयाल साहब एक केस में सारी उम्र की नाअहली का फैसला लिखते हैं और दूसरे केस में लिखते हैं कि नहीं, इसको वन टाइम में हम माफ कर देंगे। वो जो फैसला पनामा में लिखते हैं एजाज अफजल साहब, वो दूसरे केस में एजाज अफजल साहब अपनी राय के खिलाफ चले जाते हैं, उनकी मर्जी 63A में भी चले जाते हैं। तो हम तो फंस गए इन सब के साथ। अब जजों को क्या कहें, रिटायर्ड जजों को क्या कहें, हाजिर सर्विस को क्या कहें, और ये जो पार्टी जिसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई ली हुई है, जो समझना नहीं चाहती कि मेरा जो काम है कि मुझे अगर अपनी कोई बात करनी है तो सियासतदानों के साथ करनी है, लेकिन उनका चूंकि खमीर वहीं से उठा है कि नहीं वहीं जाना है, बात भी वहीं पे करनी है, तो हम और आप तो आपस में बहस कर सकते हैं। अब भी खान साहब को सोच लेना चाहिए कि अपनी पार्टी की बका के लिए जो आज बैरिस्टर गौर ने प्रिंट मीडिया के लोगों के साथ बात की है, उनको वो बात समझनी चाहिए कि हमें रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा बातचीत का, क्योंकि इस तरह बात आप सिर्फ दबाव आपने बहुत दे लिए, उससे स्टेट आपसे नहीं दब रही, आपसे कोई इदारा नहीं दब रहा। उनको पता चल गया आपकी कुव्वत कितनी है। आपके लोग चाहे कुछ भी था, जब कागज जमा कराने जा रहे थे तो धड़ाधड़ सैकड़ों लोग होने चाहिए थे, पकड़े जाए तो क्या हो गया जी, सियासत में तो लोग पकड़े जाते हैं। यहां तो 2-2, 2.5 साल लीडरशिप ने जेल काटी है तमाम सियासी जमातों की, ये तो 2-2 दिन बाद रिहा हुए हैं। अब जब स्टेट से लड़ाई हुई है तो मामला मुख्तलिफ हो गया है। ये बात समझने की जरूरत है, जितनी जल्दी समझ लें शायद कोई रास्ता निकाल। अयाज साहब, ये रास्ता निकालने के लिए जो बातचीत की बात कर रहे हैं आमिर साहब, आपको लगता है पीटीआई समझने के लिए तैयार है? गौर खान कहते हैं किसी सूरत भी बॉयकॉट की तरफ नहीं जाएंगे, इट्स अ गुड स्पिरिट, लेकिन अब आपको लगता है कि अगर आज़ाद उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट में ऑल्दो उन्होंने कह दिया और उसके बाद भी फैसला यही बरकरार रहता है, तो आपके ख्याल में क्या आज़ाद उम्मीदवार जीत पाएंगे? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई इतनी ज़्यादा तादाद में वो आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे? बल्ले के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिर क्या वजूद होगा? तो पहली बात तो ये है कि अगर ये ज़ाहिर है सारा कुछ बता रहे हैं ना आमिर आपको कि ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट को चूँकि नाराज़ कर लिया ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर सियासतदानों से बात करने का तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर कायद सियासतदानों से बात करके तो वापस नहीं आए ना, वो वहीं बात करके आए हैं जहाँ करनी चाहिए थी। तो जब सबको पता है कि बात एक ही जगह होनी है तो फिर इधर उधर वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अब ये भी समझ आ रही है कि ये इलेक्शन कमीशन भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर कर रहा है, जो भी वो अपील में भी गया। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि इलेक्शन कमीशन तो पार्टी बन गया, अपील में जाके नजरसानी अपील में उनको जाना चाहिए था। वो नौरीन सुना आज बहुत खुश है, जो रो रही थी बेचारी उस दिन बहुत ज़्यादा, कि जिन्होंने चैलेंज किया था उनको जाना चाहिए था ना जब फैसला उनके खिलाफ आया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन गया। इसका मतलब है कि जाहिर है कि डायरेक्शन कहीं से मिल रही है, जो मैं समझ सकूँ आमिर साहब की बात से। अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं पीटीआई वाले जी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को भी डायरेक्शन वहीं से आएगी और उसके बाद फैसला होगा? ये मेरी समझ से बाहर है कि काजी साहब अब क्या करने जा रहे हैं। वैसे तो कल मैंने ये भी अर्ज की थी ना कि पहले फैसले बोला करते थे, फिर हमने देखा जज बोलते हैं, अब भी बोलते हैं, लेकिन अब बेंच भी बोलते हैं। बेंच की फॉर्मेशन से बहुत सी चीज़ें समझ आ जाती हैं। मुझे आज बड़ी हैरत हुई जब काजी साहब ने समाअत के दौरान ये कहा कि मैं मीडिया नहीं देखता। बड़ी अच्छी बात है, नहीं देखना चाहिए आपको, बिला वजह ब्लड प्रेशर बढ़ाने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब आप खुद नहीं देखते तो फिर अपनी कार्रवाई आप क्यों दिखा रहे हैं? मतलब एक चीज आपको खुद पसंद नहीं है अपने लिए, वो आप देखना पसंद नहीं करते, और वही चीज लोगों पे क्यों मुसल्लत करें? ये मेरे माजरत के साथ जान की अमान पाके मैं ये बात कर रहा हूँ, कहीं तो इन अदालत ना लग जाए मुझ पे कि आप एक वक्त में दो बातें कर रहे होते हैं कि जी मैं मीडिया नहीं देखता, जाहिर आपको नहीं पसंद होगा, लेकिन मैंने अपनी कार्रवाई मीडिया पे जबरदस्ती जरूर दिखानी है कि आप लोग देखें। तो ये मतलब अजीब बात है, ये नहीं होना चाहिए। देखें, इंतखाबी निशान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैलेट पेपर पे जब एक आम आदमी जाता है, अपनी वो किसी ज़ाहिर है उसकी अपनी मोहब्बत है, वो शेर का निशान देखेगा तो उस पर लगा देगा। वो बाज़ दफ़ा ये देखता भी नहीं है कि उम्मीदवार यहाँ पे कौन है। वो बल्ले के निशान पे जो लगाने जा रहा था वो बल्ले पे, उस लॉस तो बहुत बड़ा है, लेकिन आई एम स्टिल होपफुल कि पीटीआई को ये निशान वापस मिल जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा वो इदारा ज़ाहिर है इंसाफ का वही है। तो वैसे तो आज काजी साहब ने एक स्टेज पे ये भी कहा ना कि वो ये कत्ल कर देते हैं, यहाँ से शायद बच जाएं कानून से, आखिरत में क्या जवाब देंगे? तो मेरा ख्याल है सारे आखिरत ही पा दो
ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, क्या जरूरत ही नहीं है आइन या कानून की। आप हर चीज डाल दें कि जी बस आखिरत में जाएं और अपना हिसाब किताब क्लियर करा लें, हम बैठे हुए हैं साइड पे, सिंपल बात है। सही है फैसल साहब, तो ये मामला दुआ मुझे छोटी सी बात करनी, एक मिनट दुआ मुझे बात करने दे, चुके हैं साहब ने मेरा नाम लिया। मैंने अपनी बात जो कही है ना, मैंने कही है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी वो अयाज साहब खुद कह दें, मेरे नाम से नहीं। मैंने बताया है कि उनकी लड़ाई किससे है, उन्हें क्या करना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। अगर ग्रुप हेड के तौर पे इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती कार्रवाई चलाई है तो वो कह दें। सुप्रीम कोर्ट लाइव दे रही है, ये टेलीविजन की मर्जी है कि चलाएं या ना चलाएं जी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कोई मैसेज नहीं दिया हुआ कि आपके ऊपर फर्ज है कि आप हमारी कार्रवाई चलाएं। वहां पहले सुप्रीम कोर्ट में जजेस पीटीआई के वकला की तरफ से दलाइल दिया करते थे, वो कहते थे, छुप के नहीं कहते थे कि आप रुक जाए मैं बात करता हूं, और फिर फैसला भी दे देते थे। ये भी हुआ है। अच्छा, फिर अब ये हो रहा है कि जब भी पीटीआई का वकील बोलने लगता है उसे बोलने नहीं दिया जाता। हालात एक जैसी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जब उन्हें पसंद नहीं है मीडिया तो फिर लाइव कवरेज का फायदा कोई नहीं है, मैं ये बात कर रहा हूं। अच्छा जी, क्लियर हो गया होगा। फैसल साहब आपके ख्याल में आज़ाद हैसियत में पीटीआई उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन जीतना मुमकिन होगा? ये इस वक्त इतना ज़्यादा तनाव है इन 22 करोड़ लोगों में, ये कैसे ख़त्म होगा जब हम इस प्रोग्राम के 5 लोगों की कशीदगी और तनाव ख़त्म नहीं करा सकते। ये तनाव भी हमारे लिए एक टेस्ट केस है। तो इसका मतलब है जब 5 लोगों का ख़त्म नहीं हो सकता तो ये 22 करोड़ लोगों का भी जो है ख़त्म नहीं हो सकता। हर जगह तनाव है, हर आदमी के जो है ना वो एहसाब जो है ना वो जवाब दे गए, बर्दाश्त जो है ना हम में से ना ख़त्म हो रही है, इज्तिमाई तौर पे भी और इनफरादी हैसियत में भी। बात यह है कि इस बात को समझें कि निशान वापस लेने के पीछे महर्रिकात क्या है, दुरुस्त फैसला या गलत फैसला। अब हमें ये सोचना है कि 8 फरवरी को जो गवर्नमेंट आ रही है उसके लिए क्या हालात होंगे। देखिए ये तहरीक इंसाफ के लिए जो मुश्किलात हो रही हैं वो अपनी जगह है, लेकिन उससे ज़्यादा इन मुश्किलात की सबसे बड़ी जो कीमत जो चुकानी पड़ेगी वो नई हुकूमत को चुकानी होगी। उस मुश्किलात को हम कम करने के बजाय, नई हुकूमत की मुश्किलात को कम करने के बजाय उसकी मुश्किलात में जो है ना इजाफा कर रहे हैं। इस नुक्ते को समझने की ज़रूरत है। ये सारा काम जो है ना, अगर किसी को आउट करना है, एक दिन की मैनेजमेंट पे इलेक्शन वाले दिन हो सकता था, बहुत आसानी से होता रहा इस मुल्क के अंदर, उस दिन कर लेते जो काम करना था। उससे पहले इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की जो है वो क्या जरूरत है। इलेक्शन तो होने देते, इलेक्शन के दिन निपटा देते, 45 पॉइंट साइन करते, सबको दे देते, बाद में चीखते रहते, लोग चीखते रहे ना 5 साल तक तहरीक इंसाफ पर। पहले से सारे काम करने की क्या जरूरत है। ये इस वक्त जो तनाव है ना, यकीन करें ये किसी के लिए आइडियल होगा लेकिन इस मुल्क के लिए नुकसानदेह। हुकूमत, आने वाली हुकूमत के लिए जो है ना ये सबसे बड़ा जो मुश्किल होगी ना, ये जो कशीदगी है, इसकी कीमत नई हुकूमत को जो है ना वो चुकानी पड़ेगी। अच्छा, जो नई हुकूमत को चुकानी पड़ेगी वो अफराद का इशू नहीं है, वो किसी हाकिम का इशू नहीं होगा। हुकूमत को चुकाने का मतलब ये है कि मुझे चुकानी है, आपने चुकानी है, इस कौम ने चुकानी है, इस मुल्क ने चुकानी है। तो अभी हमारी आपकी ये इस वक्त इस्तेदाद है कि हम किसी जो है मुश्किलात को, हम लोगों से सांस लेना मुश्किल हुआ है। अभी मजीद मुश्किलात सहने की मुतामिल हो सकती है कौम, ये मजीद इंतशार को सहने की कौम ये मुतामिल हो सकती है। ये इस वक्त प्लानिंग का जो है ना फुकदान की सबसे बड़ी वजह क्या है कि आप तहरीक इंसाफ को तो आउट कर दें, लेकिन उनके सामने जो लोग आप खड़े कर रहे हैं ना, वो बेचारे जो है ना, फिर वही वाली बात आ जाती है, उन बेचारों में जो है ना दम नहीं हो रहा। कहाँ है नून लीग? आए ना नून लीग पब्लिक में जाके मुकाबला करे ना। आज मैं इस्लामाबाद के एक साफी का वीलॉग सुन रहा था, तिलत हुसैन साहब का, वो कह रहे हैं कि पूरी, जबकि उनके बारे में बड़ी एक हमदर्दाना राय रखते हैं, वो कह रहे थे कि पूरी नून लीग जो है वो कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन बन गई है कि एयर कंडीशन कमरों में इजलास करते हैं, वे वहां से अपने घर चले जाते हैं। ये सियासत नहीं है। अब इन लोगों को एस्टेब्लिशमेंट के पीछे आके खड़ा होना चाहिए ना भाई, कि हम आपके साथ खड़े हुए, पब्लिक के साथ शो करें ना अपनी ताकत। नहीं हो रहा। अब तो ये जो तनाव तो डायरेक्टली, यानी कि जो अयाज साहब कह रहे हैं, जो आमिर साहब कह रहे हैं, जो हर आदमी कह रहा है, ये तो डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान हो गया ना। तो इसमें सियासी जमातें कहाँ हैं जो इस सारे सिस्टम की जो बेनिफिशरी होंगी जमातें, चाहे वो कराची में MKM होगी या
पंजाब में नून लीग होगी या हो सकती है, होने जा रही है, या इन लोगों का अपना गुमान है कि हम बेनिफिशियरी हो जाएंगे सारी सूरत हाल का, सही, वो इस जंग में कहाँ है? ना वो पब्लिक में, ना वो मीडिया पर है, और इस वक्त जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इंसानों की जहन साजी का वो सोशल मीडिया है, ना वो वहां पर है। ये नजर नहीं आते हमें इस सारे मामले की ये जंग लड़ते हुए। आप देख लें 15 दिन के आप टॉप 10 उठा लें, देख लें कौन किसके टॉप ट्रेंड चल रहे। ये खुदा के वास्ते ये इस वक्त ये ना सोचे कि आज की तारीख में किसको नुकसान हो रहा है, ये सोचे कि कल इसकी कीमत किस किस को जो है ना वो चुकानी पड़ेगी। सही सही। तो नवीर साहब, ये जो सारा अभी मामलात हैं, जो हमारा सवाल भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक, ज़ाहिर है उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड के तहफ़्फ़ुज़ात, अब उनसे इंतखाबी निशान का चले जाना, जिस तरह एतजाज़ अहसन साहब कह रहे हैं एक बहुत बड़ा डाका है। तो जो फैसल साहब बातें कर रहे हैं कि आने वाला जो मुस्तकबिल है वो मज़ीद मुश्किल में डाला जा रहा है, और जो भी नई हुकूमत बनेगी, ज़ाहिर है हम बार बार बात करें इस्तेहकाम आए मुल्क में, वो फिर और मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। देखें दुआ, ये सब कुछ हो रहा है एक नए सियासी लाडले को खुश करने के लिए, और एक नए सियासी लाडले की माँ पे आप सियासत का मैच खेलने जा रहे हैं, और आपको जो है वो आपको ये पता है कि मैं खेल के नहीं जीत सकता। अगर आपको ये पता होता या आपको ये यकीन होता कि जमहूर की राय के ऊपर, जमहूर के ऊपर आपको यकीन होता, तो आप तो कहते कि जी दें मुखालिफ टीम को, उसको उसका कप्तान भी दें, उसको उसके प्लेयर भी दें, उसको उसका बैट भी दें, और पिच भी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड भी दें, ताकि खेल के हम जीतें। लेकिन यहाँ पे तो जो नए सियासी किरदार हैं और नए सियासी लाडले हैं, जो जिन्हें अभी अभी जो है वो कबूलियत का शर्फ जो है बख्शा गया है, तो उनको तो ये पता है कि खेल के हम नहीं जीत सकते। तो उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले तो आप मुखालिफ टीम से उसका कप्तान लें, फिर उसके खिलाड़ियों को तितर बितर करें, फिर जो है पिच हमारी मर्जी की बनाएं। अब जब देख लिया कि सब कुछ हो गया और फिर भी उनको ये इस बात का एहसास है कि हम मैच नहीं जीत सकते, तो उन्होंने कहा जी अब बल्ला भी इनसे छीन ले। तो इस तरह का मैच कौन इसको तस्लीम करेगा? लेकिन 2018 में भी तो यही हुआ था। शायद जिस जमात का आप कह रहे हैं वो इसलिए चुप है कि भाई उनके साथ उस वक्त उनका भी कप्तान छीना गया, उनके भी यही तकरीबन मामलात थे, तादाद में कम हो सकते हैं लेकिन मामलात तो अच्छा। दुआ बात यही है क्या हम गोल गोल दारों में घूमेंगे? क्या दो गलत चीजें मिलके एक ठीक चीज जो है वो बनेगी? अच्छा, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि जी हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं है। पिल्डैट ने कह दिया कि 2018 का इलेक्शन जो था वो कंट्रोवर्शियल था, और 2024 के इलेक्शन में भी हमें कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं तो एक स्टेप आगे जाके कहूंगा कि 2018 का इलेक्शन हो के कंट्रोवर्शियल हुआ, 2024 का इलेक्शन तो होने से पहले ही आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया। एक सियासी प्लेयर को बाहर करके आपने देखा कि जब पेशावर हाई कोर्ट का पहला डिसीजन आया था, जब उन्होंने बैट वापस किया पीटीआई को, तो यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने कराची में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर चढ़ाई कर दी। अगर आपको सियासत के ऊपर यकीन है, आपको अगर ये यकीन है कि अवाम हमारे साथ हैं, आपको अगर यकीन है कि आपकी जो नवाज शरीफ साहब की पहले की 3 गवर्नमेंट थी उनकी कारकर्दगी जो है वो लोगों के अंदर है, तो आप तो कहते हैं कि जी दें, बैट भी दें, कप्तान भी दें, प्लेयर भी दें, और मुकाबले में आके मैदान में मैच खेल के और फिर जीत के दिखाते। सही। लेकिन बात उधर ही आ जाती है कि सहारा उनको ये पता है कि हम खेल के नहीं जीतते, हमें एम्पायर का सहारा लेना है, और वो एम्पायर का सहारा लेके जीतने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। लेकिन फिर इसमें 9 मई के वाकयात भी हैं, जाहिर है वो भी फिर उनको सपोर्ट करते हैं, अगर हम फर्ज कर लें कि वो वाकई एम्पायर का सहारा लेकर जीतने चाह रहे हैं। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये दायरों का सफ़र है, जो बात अयाज साहब, आमिर साहब, कल भी हम ये बात कर रहे थे, और ये दायरों के सफ़र में एक हकीकत भी है, हमें उसको जब तक हम उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ज़ाहिर है मामलात इसी तरह से चलते रहेंगे, हम फिर तब्दीली, वो जो मुस्बत तब्दीली की बात है वो नहीं कर सकेंगे। इलियास साहब, आपको क्या लगता है क्या ऑप्शंस हैं इस निशान के बाद पीटीआई के पास इंतखाबी मैदान में उतरने के, जो वो इस्तेमाल कर सकती है? दूसरा ऑप्शन तो उन्होंने बता दिया है, पहले तो वो कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाएं और जाके किसी तरह लेना शुरू करें बल्ले का निशान। अगर नहीं मिलता निशान तो फिर वो उन्होंने कहा कि हम अपनी बी टीम है जो
वो अपने आज़ाद उम्मीदवार खड़े करेंगे। वो इस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अपने आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े कर रहे हैं उनको कवरिंग कैंडिडेट की सूरत में। तो अगर वो नहीं लड़ते तो फिर उनका आज़ाद जो उम्मीदवार हैं उनको भी लड़ाएंगे, फिर बाद में उनको शो करना पड़ेगा कि उनको सपोर्ट हासिल है। वैसे तो नहीं कर सकेंगे लीगली तौर पर, लेकिन वो कहेंगे कि ये हमारा उम्मीदवार है, तो उसके कैंपेन में इस तरह करने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन ये उस तरह फ़ाल नहीं हो सकेगी जिस तरह के बल्ले के निशान से या इनके BTI के जो बानी चेयरमैन हैं उनके साथ जो जिस तरह फ़ाल हो सकती थी कैंपेन। लेकिन ये एक किस्म की है कि वो खाली मैदान नहीं छोड़ना चाह रहे और उसको भरपूर तरीके से लड़ना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल वो लड़ेंगे जिस तरह उन्होंने कैंपेन स्टार्ट की थी या उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े कवरिंग कैंडिडेट वगैरह खड़े किए होंगे तो उनको देंगे चांसेस वगैरह। तो ये इतना वो भरपूर तरीके से नहीं होंगे क्योंकि वो उम्मीदवार इनके फिर पूरी तरह नहीं खड़े हो सकेंगे। जो इनका मुतवक्को सीटें थी वो भी नहीं हासिल कर सकेंगे जो टारगेट था इनका। तो इस तरह वोटर्स वगैरह के साथ यही होगा कि वोटर जो अपना उम्मीदवारों को वोट डालना चाहते थे उनके साथ एक वो होगा कि उनको पता नहीं चलेगा कि उनके वोट डालने के लिए जो सूरत हाल है जिस तरह भी कर रहे हैं तो उनके लिए एक इसे वो क्या कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इनको नहीं इस वक्त मिल सकेगी। इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें इनको बड़ा टफ टाइम मिलेगा PTI को। तो उसके लिए यही है जो दूसरी जमातें हैं जो वो उनके लिए थोड़ी आसानी होगी। लेकिन ये वोटर जो है इनका वोटर वो किसी और कौन जीत जाएगा अगर इनको वोट नहीं पड़ेंगे तहरीक इंसाफ को? इस बारे में क्या राय है आपकी? इसमें फिर आज़ाद उम्मीदवार आम आदमी अगर ये वोटर पर डिपेंड करता है कि वोटर किसको वोट डालता है। वोटर फिर या पीपल्स पार्टी को प्रेफर करता है या फिर नून लीग को प्रेफर करता है, ये भी तो देखना है क्योंकि PTI के पास जो वोटर आया था वो पीपल्स पार्टी की तरफ से आया था ज़्यादातर। तो इसके अलावा जो दूसरी भी वापस भी लौट सकता है या फिर वोटर जो टर्नओवर है वो कम हो सकता है इसकी सूरत हाल। तो यही है 8 फरवरी को ले आए ना, बस बात खत्म है। 8 फरवरी को देखेंगे वोटर कैसे निकलते हैं वो इनका आज़ाद के लिए लाए, खंबे है ना, खंबों को वोट डलवाएं, बात ही खत्म। सही है। असल इम्तिहान वोट डालें वो पेश गोई भी एक हुई है, एक पेश गोई भी हुई है कि 8 सारी गेम उलट जाएगी सारी की सारी। 8 का जो हिस्सा है ना आमिर साहब ये बड़ा खतरनाक है। स्पेस में बंदे फिर रहे हैं ना उनको पर हल्का डाल दें, सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। सही है। लेकिन एक पेश गोई भी हुई है, एक हम न्यूज का जो अखबार है उसमें मैंने ये देखी थी ऑनलाइन। 8 का जो हिस्सा है ना वो बड़ा खतरनाक है। वो एक लाला रुख हैं जिनके पास कोई जिन्नात वगैरह, उन्होंने ये किया है। वो कह रहे हैं कि 7 या 9 रखनी चाहिए। जिन्नी तो फंसे हुए हैं, मजीद करना है काम। नहीं इस पे गौर होना चाहिए। अच्छा 7 या 9 रख के क्या फायदा होना? 7 या 9 जी वो कामयाबी का हिस्सा है, उस पे इंतखाबात अच्छे तरीके से। किसकी कामयाबी का? ये अब पहले भी 25 मई उन्होंने नहीं मानी, 25 जुलाई नहीं मानी, ब्रेक ले लेते हैं। इसीलिए इसमें वोटर्स को निकालना मसला। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। दूसरा सवाल, पाकिस्तान में जमहूरियत के मेयार पर रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो रही है या मजीद कमजोर, इस पर हम बात करेंगे, राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान आम इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है जो एक अहम जमहूरी अमल है और इसी हवाले से पिलडाट ने एक रिपोर्ट जारी किया और पाकिस्तान में जमहूरी अमल के हवाले से अहम निकात पेश किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक निगरान सेटअप की जो आईनी मुद्दत है पूरी होने के बावजूद इलेक्शन ना होना जमहूरी रूह के मुनाफी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कानूनी जंग के बावजूद मुल्क में 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं हो सके। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि 2018 के मुकाबले में आइंदा आम इंतखाबात के लिए 30% ज़्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कागजात नामजदगी छीनने की रिपोर्ट ज़रूर आई, लेकिन ये बात सामने नहीं आई कि उम्मीदवार कागजात जमा नहीं करा सके। इंतखाबात 2024 उतने ही शफाफ होंगे जितने 2018 में हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तमाम दौरानिए में शदीद दबाव का मुकाबला किया। रिपोर्ट में 2023 को पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए एक और कठिन साल करार दिया है। पाकिस्तान में जमहूरियत किन मराहिल से गुजर रही है, इसी मुनासबत से हमारा सवाल होगा। नवीद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। जिस तरह से ये रिपोर्ट इसको सामने रखते हुए आपके ख्याल में पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो रही है या कमज़ोर? वाह, वो तो पिलडाट की रिपोर्ट ने बता दिया कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो मजबूत हो रही है, कमज़ोर हो रही है। और पिछले जो 1.5 साल का अरसा देखा जाए तो वो तो मेरे ख्याल में जमहूरियत जो रही जमहूरियत थी वो भी जो है वो उसको भी उड़ा के रख दिया गया। अभी भी जो कुछ हो रहा है, जो इलेक्शन के बारे में पिलडाट ने जो कहा कि 2024 का इलेक्शन इतना ही शफाफ होगा जो 2018 का था, तो 2018 का हमें पता है कि 2018 का इलेक्शन पूरी तरह मैनेज था और
जो 2024 का है वो मैनेज होने से पहले ही मैनेज कर लिया गया है। और ये इलेक्शन का अभी जो भी सिलसिला चल रहा है, जिस तरह से जो एक प्रोसेस चल रहा है, तो मेरे ख्याल में इस प्रोसेस की भी ज़रूरत नहीं थी, उठा के दे देना चाहिए था जिनको जो शर्फ कबूलियत बख्शा गया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो पीटीआई की तरफ से जो कहा गया, जिस तरह के प्रेशर डाले गए, तो वो ये था कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान कर दे, जिस तरह से बांग्लादेश में जो है वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने, जो शेख हसीना की अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने जिस तरह से इलेक्शन का बाइकआउट किया। लेकिन यहाँ पे पीटीआई की रिजिलियंस की भी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने कहा कि हम बाइकआउट में नहीं जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे बात ये आती है कि जी जमहूरियत जो है वो मजबूत हुई है या जो है कमजोर हुई है। तो जमहूरियत तो नो डाउट कमजोर हुई है, लेकिन ये देखना चाहिए कि जमहूरियत को कमजोर किसने किया। सारी बात जाती है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि जी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सियासत में जो है वो मुदाखलत कर रही है। तो मैं ये कहूँगा कि एस्टैब्लिशमेंट को कौन बुलाता है सियासत में मुदाखलत के लिए? ये दो बड़ी जमातें थीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में साइन किया था। और फिर वही नवाज शरीफ साहब थे जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के खिलाफ मेमोगेट स्कैंडल में काला कोट पहन के जो है वो अदालत में आ गए थे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इन्होंने इस बात के ऊपर जो है वो इत्तेफाक किया था कि किसी एक जमहूरी हुकूमत के खिलाफ जो है हम किसी गैर जमहूरी ताकत का आलाकार नहीं बनेंगे। लेकिन फिर वही किया जो कुछ नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के साथ हुआ, उसके बाद जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के साथ हुआ। तो मामला ये है कि कांदा हमारे सियासतदान देते हैं। हमारे सियासतदान खुद जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो खुद जिम्मेदार हैं पाकिस्तान में जमहूरियत को कमजोर करने के लिए। जिस तरह आप पीडीएम की गवर्नमेंट के आखिरी 2-3 माह की कानून साजी को देख लें, इस तरह की कानून साजी के वो मेंबरान खुद बाहर निकल के आके जो है वो कह रहे हैं कि जी हमारा सर जो है वो शर्म से जो है जो झुक जाता है। तो हमारी पॉलिटिकल एलीट जो है वो डिलीवर नहीं कर पाती, उनको पता है वो डिलीवर नहीं कर पाते। अगर कराची में बारिश हद से ज्यादा हो जाती है तो नालों की सफाई के लिए जो है वो उसको भी फौज की जरूरत पड़ती है। तो जब आप डिलीवर नहीं कर पाते, जब आप कमजोर हैं, जब आपकी कारकर्दगी नहीं होती और आप एस्टैब्लिशमेंट की तरफ और फौज की तरफ देखते हैं, तो फिर ना चाहते हुए भी जो है वो आप उन्हीं को दावत दे रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में जमहूरियत कमजोर हुई है, कमजोर हो रही है, और उसका मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो है रिस्पॉन्सिबल वो हमारी पॉलिटिकल एलीट है। ठीक है आमिर साहब, आप समझते हैं कि जमहूरियत कमजोर हो रही है, हुई है? जिस तरह से इसकी रिपोर्ट, पिल्डैट की रिपोर्ट में भी कहा गया कि 2023 एक जमहूरियत के लिए कठिन साल था, तो 2024 आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह नवीद साहब कह रहे हैं जिम्मेदार फिर हमारी पॉलिटिकल एलीट ही है। चूँकि पिल्डैट पे बात हो रही है, अहमद बिलाल महबूब साहब इसके ऊपर तज्ज़िये तबसरे सब करते हैं, बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। ये जो आप और हम अभी सभी गुफ्तगू सुन रहे थे, इस दौरान मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट के मजीद हिस्से भी, उसमें लिखा हुआ है कि जनरल बाजवा यानी साबिक आर्मी चीफ ने इतराफ़ किया कि इंतखाबी और सियासी अमल में हम मदाखलत करते रहे। ये जो बात हो रही थी ना कि सिर्फ सियासी जमातें करती हैं, ये जनरल बाजवा का इतराफ़ लिखा हुआ है इसी रिपोर्ट में। अगर इसको आप ठीक समझ के बात कर रहे हैं तो ये जवाब है उस बात का कि सिर्फ सियासी जमातें ये करती हैं, सब ये करते हैं। हमने मिल के अपने मुल्क को कमज़ोर किया है, हमारे सब इदारों ने। मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़ौज, अदलिया, सियासतदान, सिविल ब्यूरोक्रेसी, इन सब ने मिल के, और मीडिया, इन्होंने पाकिस्तान की तबाही की बुनियाद रखी है। रास्ता नया लेने को तैयार नहीं है। हम बिल्कुल गुफ्तगू में ये कह दें कि जी नवाज शरीफ काला कोट पहन के गए थे, तो जवाब ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा यूएई के महल में जनरल मुशर्रफ से मुज़ाकरात करने सबसे पहले पहुंची थी। लेकिन चूंकि एक लाडला तैयार कर लिया गया था जिसका नाम इमरान खान है, तो दोनों पार्टियों को मजबूरन जाना पड़ा कि उन्होंने कहा ओहो ये दोनों जमहूरियतें ऐसी, अच्छा हमसे बात नहीं करेंगी, लो तीसरा लाडला ले आओ। वो जो जिसको अब वो कह रहे हैं कि 2018 का इलेक्शन मैनेज था, इसी तरह का 24 होगा। तो मैं आपसे रोजाना क्या बात करता हूं, मैंने तो कभी कोई बात नहीं छुपाई। ये इधर उधर की बातें बाकी लोग करते हैं, मैं तो सीधी सीधी सी बात हूं। तकलीफ भी होती है, दुख भी होता है, भाई है ये हकीकत। आपको फौज ढूंढ रहे हैं तो फौज से बैठ के बात कर लें। नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, इमरान खान साहब हो, जिस पार्टी ने, JUI हो, जमात इस्लामी हो,
क्या जनरल मुशर्रफ के दौर में काजी हुसैन अहमद मरहूम नहीं आगे थे कारगिल के उसके वाकये के बाद वहां पे लाहौर में जो लाठियां चली थी कि भाई आप पाकिस्तान को किसी तरह भी ठीक नहीं होने देंगे कि अगर कोई आपको रास्ता पाकिस्तान की बका का, यानी वो है माशी मफादात के साथ, अब चाइना आपके साथ है, वो इंडिया की ठुकाई कर रहा है, तिजारत नहीं रोक रहा, काम कर रहा है। हमें दोस्त भी यही मशवरे देते हैं कि अपने काम को तो ठीक करो ना, हम कोई काम ठीक नहीं करने के लिए तैयार, हम सिर्फ लड़ाई चाहते हैं, चाहे दुनिया से करें चाहे आपस में करें। हमें कोई बामानी बाअमल मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है, हमें ठोस शवाहिद की जरूरत नहीं। हम ये रिपोर्टें पढ़ते हैं ना, वो रिपोर्ट कोई बाहर से तो नहीं आई, वो कह रही है कि सूबाई असम्बलियों ने कोई एक काम आम आदमी के लिए नहीं किया, सेनेट में कोई एक बहस नहीं हुई, दिलचस्पी की नहीं हुई सिवाय इधर उधर की फुरवाद के। अब कितने अरसे से ये चल रहा है, हमने ये इदारे पैदा किए थे ना, ये जिनके ऊपर लाडले आके बैठ के चले गए, ये उनकी बात हो रही है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि मैं और आप क्या करेंगे? हम ये बहस कर सकते हैं, आज खुली बहस हो रही है, जिसको कहते थे मीडिया बड़ा पाबंद है। यहां पे हर बंदा अपनी मर्जी की बात कर रहा है, कब कौन रोक रहा है किसी को? अब आज मैं यहां बात कर रहा हूं, मुझे बहुत सारे फोन आते हैं इस बात पे भी कि आप ये बात कर देते हैं जी, मेरा जो तज्जिया है मैंने करना है ना, दूसरा अपनी मर्जी से कर ले, उनका वो तज्जिया होगा मैं उसको भी मानूंगा, हाँ उसमें मुझे इख्तलाफ नजर आएगा तो मैं उसकी वजाहत जरूर करूंगा। राय सबका हक है कि इख्तलाफ राय करें, उसे दुश्मनी में मत बदलें। जब तक हम ये बिनासुल कौम नहीं समझेंगे कि इख्तलाफ राय मुखालफत नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। सही है। कौन फोन करता है? एक सेकंड मैं कहना चाहूंगा, देखिए एक बात ये कहेगी, मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि जी फौज मुदाखलत नहीं करती, मैंने कहा आप दावत देते हैं, आप कहते हैं कि आए, हम निकम्मे हैं, हमसे काम नहीं होता, हमसे तो यानी अगर बारिश हो जाए तो कराची के नाले साफ नहीं होते। तो ये हरगिज किसी ने नहीं कहा कि जी वो मुदाखलत नहीं करते। मैंने कहा ये हमारी पॉलिटिकल एलीट है, ये हमारे सियासतदान हैं जो कांदा भी देते हैं और दावत भी देते हैं। जी आया साहब, अगर फिर ये तमाम और मैंने भी पिन डैट की रिपोर्ट पढ़ी कि जनरल बाजवा का इतराफ डाला है उन्होंने। वो कह रहे थे मेरा फोन आता है, मैंने अपनी नहीं कोई बात की। कौन फारिग आदमी कॉल करता है इनको? मेरा हाल बारिश से बात कर लेते हैं ना। सबसे पहले फैसल हुसैन की कॉल आती है। का क्या होगा आया साहब? देखें, मैं तो ये रिपोर्ट ही गलत है बिल डैट की, मैं तो मानता ही नहीं से। और जमहूरियत वहाँ मजबूत या कमजोर होती है जहाँ जमहूरियत होती है। यहाँ जमहूरियत है कौन सी? है तो जमहूरियत सर। कहाँ? अब जमहूर मुंतखब करते हैं, वोट देते हैं। अब ये 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है? जमहूरियत ही है सर। किस जमहूर की बात कर रही हैं? अब कमाल है, मतलब पिछले पौने घंटे से बात इतनी हो रही है, समझ आ गई है। नवेद साहब ने यहाँ तक मान लिया कि 2018 में जो इलेक्शन हुए थे वही अब होने जा रहे हैं। मैं इससे भी इख्तलाफ करता हूँ, ये बहुत मुख्तलिफ इलेक्शन होने जा रहा है 2018 से। वो तो बड़े आराम से मैनेज हो गए थे, ये मैनेज ही नहीं हो पा रहे। सबसे बड़ा तो अजाब ये बना हुआ है, अगर उतनी आसानी से आराम से मैनेज हो जाते तो हम आज बात ही ना कर रहे होते। रोज एक नया, मतलब एक तो जाहिर है इसकी फायदा तो बहरहाल हो रहा है कि वो जो पीटीआई का वोटर है उसके ज़हन में मुसलसल शकूक व शुबात हैं कि पता नहीं बल्ले का निशान होगा नहीं होगा, पता नहीं हमें इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त होगी नहीं होगी, क्योंकि बाकी पार्टियां तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं ना। यहाँ तो फील्ड का मसला बना हुआ है कि फील्ड भी मिलेगी या नहीं, लेवल तो बाद में देखी जाएगी ना कि होगी या नहीं। आप बल्ले का निशान ही नहीं रखेंगे। वो 2018 में उसके बाद जो सेनेट के इलेक्शन हुए उसमें टिकट का रोला बना था, वो आम इंतखाबात में तो शेर मौजूद था, पूरी तरह गरज रहा था, बरस रहा था, तो बस ठीक है, उसके बावजूद मैनेज हो गए। अब मैनेज नहीं हो पा रहे, जो सबसे बड़ा मसला है। और जब मैनेज नहीं हो पाएंगे, आप इलेक्शन करा लेंगे, एक हुकूमत आ जाएगी, आप उसे जमहूरी हुकूमत कहेंगे, आप जमहूरियत का नया दौर करार देंगे उसको। लेकिन माजरत के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है। हमारा हर जो लीडर है, जो वज़ीर आज़म बनता है, वो डिक्टेटर बनने के रास्ते पे चल पड़ता है। हमारे हर डिक्टेटर ने ये कोशिश की है कि वो किसी तरीके से जमहूरी चेहरा अपना के लोगों को ये यकीन दिला दे कि मैं सबसे बड़ा जमहूरियत पसंद हूँ। जब तक चीज़ें खालिस नहीं होती ना, उनमें मिलावट होती है, तो उसका रिजल्ट यही होता है। ये अगर कोई डिक्टेटरशिप भी होती ना, खालिस हो जाती, तो मामला ठीक हो जाते। लेकिन रोला वही है ना कि वो डिक्टेटर ने जमहूरियत पसंद बनना है और एक जमहूरियत
कि वोट लेके आने वाले साहब ने, उसने हमेशा आमिर बनना है और फिर वो उस वाला मेरा नाम फिर दूसरी बारी लाता यार वाला वो डिक्टेटर आए दसिया करो ना। सबसे बड़ा इशू ये है इस मुल्क का, एक ही बात है, क्योंकि जब तक जज्बे खालिस नहीं होंगे, चीजों को आप ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखेंगे कि ये चीज ठीक है ये गलत है, ये दायरों का सफर यकीन करें कि दायरा भी मुक जाना है, सही है, तो फिर दायरा मुक जाए तो सफर भी मुक जाता होता है। अच्छा, इस सफर अगर शायद आप कह रहे हैं दायरा मुक जाएगा सफर जारी रहेगा, फिर वो लीडर की गल यू टर्न ले लेना, एक स्टेज आनी है कि सफर भी मुक जाना। नहीं फिर लीडर की गल इसको चलने दें इस मुल्क को, आपकी मेहरबानी। आज चीफ जस्टिस साहब भी ये फरमा रहे थे ना कि कुछ लोग पता नहीं क्यों चाहते हैं इलेक्शन ना हो ताकि ये मुल्क मजबूत ना हो। ये मुल्क इलेक्शन से चीफ जस्टिस साहब मजबूत नहीं होना, ये मुल्क रवैयों से मजबूत होना है और सबको अपने अपने रवैयों पे नजरसानी कर लेनी चाहिए। चलें जी, इसी के साथ ले लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे क्विकली और यही सवाल होगा फैसल साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पिलडेट ने पाकिस्तान में जमहूरियत के म्यार पर जो रिपोर्ट जारी की है। फैसल साहब, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, जिस तरह से आप डिफरेंट राय आ रहे हैं कि जमहूरियत है भी सही है नहीं, तो अगर है तो क्या आपको लगता है कि मजबूत हो रही है या मजीद कमज़ोर, क्योंकि इंतखाबात के बाद तो जमहूरियत मजीद मजबूत होनी चाहिए? नहीं, आपको तो पता है मेरा तो इस हवाले से एक बिल्कुल एक वाज़ेह मौक़िफ़ है और रोज़े अव्वल से कि जिस मुल्क के अंदर और जिस निज़ाम के अंदर एक आम इंसान के पास इख्तियार नहीं है तो वहाँ जमहूरियत नहीं है। हमारे मुल्क का अलमिया है कि इस मुल्क में जितनी डिक्टेटरशिप जमहूरी दौर में होती है इतनी डिक्टेटरशिप में नहीं होती, और बल्कि ये एक अजीब और गरीब बात है कि इस मुल्क में जितनी जमहूरियत डिक्टेटरशिप में होती है उसकी असर व अशीर भी जो है वो जमहूरी दौर में नहीं होती। परवेज़ मुशर्रफ का दौर इसकी सबसे बड़ी रोशन और वाज़ेह मिसाल है। मैं रोशन बोल रहा हूँ, रोशन मिसाल है, रोशन का मतलब मुस्बत मिसाल है। उस ज़माने में परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में जितना आम आदमी बाइख्तियार था, उस ज़माने में आम आदमी के पास जितने इख्तियार थे, उसके आने के बाद जमहूरी दौरों में इतने इख्तियार आम आदमी के पास नहीं रहे। उसके आने के बाद इख्तियारात जो परवेज़ मुशर्रफ के जाने के बाद इख्तियारात जो है वो चंद अफराद के हाथों में जो है ना के कब्जे में चले गए। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ऐसा नहीं था। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो है मैक्सिमम लेवल के इख्तियारात जो हैं वो गली मोहल्लों में जो है ना वो मुंतकिल हो चुके थे। ये है मुल्क को अगर बचाना, मुल्क को बचाने का भी फार्मूला जो है वो यही है। हम जो इस वक्त एक दूसरे से जंगें लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? ये डिक्टेटरशिप की लड़ाई है, जमहूरियत की लड़ाई नहीं है। इस मुल्क में जो जंगें हो रही हैं वो कोई जमहूरियत के लिए नहीं हो रही, वो मेरे और आपके लिए नहीं हो रही, खानदानों की लड़ाइयाँ हो रही हैं। हम और आप तो उसमें ना अपना हिस्सा रोल अदा करते हैं। क्यों करते हैं? कि यहाँ आम इंसान के पास भी जो है ना उसके लिए कोई वाज़ेह सिमत नहीं है। आम इंसान भी जो है ना अपना आने वाला आज अच्छा नहीं करना चाह रहा, आने वाला कल अच्छा नहीं करना चाहता। इस मुल्क के मसाइल को हल नहीं कर सकते जब तक आप इख्तियारात को इस्लामाबाद से और जो सूबाई दारुल हुकूमतों से गली मोहल्लों में मुंतकिल नहीं करेंगे। यही हाल है इस मुल्क का। नहीं, कोई नहीं चाहता। क्यों चाहेंगे? ये हल इन सियासी जमातों की मौत है। ये हल इन सियासी जमातों की मौत के परवाने पर दस्तखत नहीं करते, इसलिए सब इख्तियारात जो अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, ठीक है, अब लड़ते रहे, 100 साल भी लड़ते रहे, इस मुल्क के मसाइल हल। दुनिया में किसी एक मौजूद मुल्क की, किसी एक तरक्की याफ्ता मुल्क की मिसाल बता दें कि जहाँ पे जो है बल्दियाती निज़ाम जो है ना और वहाँ पे जो है उस मुल्क ने तरक्की कर ली हुई। ये आज निकाल दें, तो दुनिया का डेटा बता दें कि दुनिया ने किसी मुल्क ने तरक्की की हो एक मजबूत निज़ाम, बल्दियाती निज़ाम के बगैर, एक आम आदमी को जो है वो इख्तियारात दिए बगैर कैसे जो है वो आप जो है वो कर सकते? नहीं कर सकते। आप कुछ भी करने क्यों तजुर्बे करते हैं? इस मुल्क ये है फौजी जमहूरियत का तज्जिया। इस मुल्क को जो है एक ऐसी इस वक्त जो है वो नई हुकूमत की जरूरत है जो ये तय कर आए कि हमने अब जो है वो इख्तियारात को जो है मुंतकिल करना है। इस मुल्क में कौमी असम्बली का इलेक्शन ना हो, सूबाई असम्बली का इलेक्शन ना हो तो भाई जमहूरियत खतरे में पड़ गई। इस मुल्क में 10-10 साल बल्दियाती इदारों के इलेक्शन नहीं होते, कोई एक इंसान नहीं बोलता कि जमहूरियत को खतरा है, जमहूरियत खतरे में पड़ गई। क्यों? उस पर शोर क्यों नहीं करते इतना? जो हुकूमत आती है अपना पहला हमला जो है बल्दियाती इदारों के ऊपर करती है। जो हुकूमत आती है पहले बल्दियाती इदारों के इख्तियारात को सलब करती है। कौन सा मुल्क है, कैसी जमहूरियत है जहाँ आम आदमी को जमहूरियत के नाम पर कर दिया जाता है? अब इस सूरत हाल में जो है ना पाकिस्तान को अब कभी भी तरक्की की रास्ते में जा सकते। आज
ये टैक्सेस जो है अगर आप ये जिला काउंसिलरों को दे दें, वो जो बात करते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में इनके शहबाज शरीफ के दौर में दुकानदारों पे टैक्स लगाने का फैसला किया था, नहीं लगाया गया था, अगर वही टैक्स आप ये यूनियन काउंसिलों को दे देते तो यकीन करें वो टैक्स 100% इम्पोज हो जाता। खरबों रुपए जो है ना उस टैक्स कीमत में वफाकी हुकूमत को मिल जाते जी। अगर ये वो इख्तियार यूनियन काउंसिल के पास होता, लेकिन कौन सोचे इस मुल्क के लिए? कोई नहीं सोचता इस मुल्क में, कभी कुछ नहीं होगा जब तक इस मुल्क में बल्दियाती इदारे मजबूत नहीं हो। सही है, अगर इलियास साहब बल्दियाती इदारे हो जाएंगे तो फिर हम कह सकेंगे जमहूरियत मजबूत होगी। जाहिर है इख्तियारात जब थर्ड टियर जब काम करेगा, इख्तियारात होंगे, लोगों के पास पहुंच जाएंगे, लोगों के बुनियादी मसाइल हल होंगे। अब तो है ही नहीं है। पंजाब में आप देख लें, पिछली गवर्नमेंट भी थी, उसने भी नहीं इस पर कोई किया, अब भी कोई इधर अब नहीं हो रहा, तो कहाँ लोगों की कौन सुनता है? इधर अवाम की वक्री टाइप की जमहूरियत है, इधर अवाम की कोई नहीं सुनता। अच्छी लाइन है, अवाम की अलग साहब भी मेरी बात से मुत्तफिक है। कोई नहीं, अवाम की कोई नहीं सुनता, इधर सुननी जाती सिर्फ वडेरों की या बड़ों की या खानदानों की सियासत की। आप भी देख लें इख्तियारात उनके पास हैं, किसी की कोई नहीं सुन रहा, अपनी हर कोई मनमानी कर रहा है। अवाम बैठे वही धक्के खा रहे होते हैं, ना उनकी दफ्तरों में सुनते हैं। अब भी देख लें किसी वजीर जो पिछली गवर्नमेंट आपको कह रहे हैं पिछली भी गवर्नमेंट में देख लें, किसी वजीर की के दफ्तर में कोई अंदर जा सकता था? कोई दफ्तर में वजीर नहीं बैठता था, सिर्फ एक बंदे के पास हुकूमत थी और वो हुकूमत चला रहा था। बात तो करने दो। पंजाब को चलाता रहा, जिस तरह भी चलाता रहा। और आपने देखा होगा एक बंदा मुसल्लत किया हुआ था, उस बंदे ने काम किया, इधर किस तरह किया, उसकी वजह से सारी उसकी अपनी हुकूमत भी चलेगी इस पिछली गवर्नमेंट की, लेकिन उस बंदे पर रखा और वो बंदा चुप करके निकल गया। पता ही नहीं है, पूरे मुल्क में नहीं पता, दुनिया में नहीं पता। मंजूर हो गए बुजदार साईं किधर है? बुजदार साईं ना सिर्फ पूरी आवाम को निचोड़ गया, इधर पंजाब की 12 करोड़ आवाम के साथ हाथ कर गया, बल्कि वो निकल गया। और उसको बद्दुआ लगी हुई है, देखें सिस्टम अभी तक ठीक ये सिस्टम ठीक नहीं हुआ। उसको जिसने भी चलाया, गोदा साईं पंजाब को गोडे पे लगा गया, गोडे पे उसको जिसने भी हाथ लगाया वो जेल में ही गया। रिक्शा ही चलाया उसने, जिसने सताया उसको। तो बस यही देख लें कि इस जमहूरियत किस नाम की जमहूरियत? इमरान खान को साइकिल मिली है, रक्षा नहीं। आवाम की कोई सुनने वाला नहीं है, आवाम की कोई बात नहीं है। आज महंगाई की कोई बात नहीं है। इधर आप देख लें, कभी ये पुलिस स्टेट बना दी जाती है, कभी ये बना दी जाती है, वुज़रा की बना दी जाती है। लोग तो वैसे ही इधर पिसे हुए हैं लोग। इधर जिसके पास पैसा है तो बहुत ज़्यादा पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है तो वो लोग देख लें। आज भी देख लें पंजाब में बेरोजगारी की शरह सबसे ज़्यादा है, गुर्बत की शरह सबसे ज़्यादा है, लेकिन लोग इधर महसूस नहीं करते। जमहूरियत देखें दूसरे मुल्कों में जाके देखें, अपने साथ वाले मुल्कों के। बिल्कुल ये नहीं होता ना। अब वो जाहिर है मुश्किलें इतनी पड़ी हैं कि आसान हो गई हैं, लगता नहीं है। बहरहाल जी आज के एक्सपर्ट से इतने फीडबैक जरूर दीजिएगा, ख्याल रखिए।